हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है 4th यूनिट के अंदर डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिवाइस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है, क्या काम करता है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसके अंदर डेडिकेटेड डिवाइसेस कौन सी होती हैं, शेयर डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वर्चुअल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। देन उसके बाद हम स्टोरेज डिवाइसेस पे आए थे, जिसके अंदर हमने हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताया था। उसके अंदर हमने बफरिंग के बारे में बताया था हमने आपको उसके अंदर, और भी 2-3 चीज़ें बताई थी, जैसे लाइक दैट पूलिंग के बारे में बताया था, डीएमए के बारे में बताया था। देन हमने सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किस तरीके से मैग्नेट डिस्क आपकी वर्क करती है। उसके बाद हमने आपको उसके बाद बताया था, हमने डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में बताया था कि डिस्क शेड्यूलिंग किस तरीके से हम डिस्क को शेड्यूल करते हैं। ठीक है ना। देन आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क का मैनेजमेंट कौन करता है? डेफिनेटली डिस्क का मैनेजमेंट डिस्क मैनेजर ही करेगा। ठीक है ना। डिवाइस मैनेजर जो होता है वही डिस्क को मैनेज भी करता है। ठीक है। तो इसमें मैनेज हम डिस्क को किस तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल सेवरल अदर एस्पेक्ट ऑफ डिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो फॉलोइंग द सम एक्टिविटीज। कौन कौन सी हमारी पहली एक्टिविटीज हमारी डिस्क फॉर्मेटिंग। तो डिस्क फॉर्मेटिंग के बात करते हैं कि डिस्क फॉर्मेटिंग आखिर होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम डिस्क फॉर्मेटिंग होती क्या चीज़ है। तो बता दें, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर खरीदते समय आप कई प्रकार के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें, किंतु का आपके जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में किस प्रकार स्टोर होते हैं, और फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर हमें परेशानी पैदा करने लगते हैं। अपनी हार्ड डिस्क को आप एक ऐसी अलमारी मान सकते हैं जिसमें विभिन्न तरीके की, अलग अलग तरीके, डिफरेंट टाइप की हम चीज़ों को उसको अलग अलग पार्टीशन करके उसके अंदर हम रख लेते हैं। ठीक है ना। तो किसी नई हार्ड डिस्क को हम इसके अंदर पार्टीशन में क्या पहले से मिलते हैं? बात का आंसर होगा नहीं। नई हार्ड डिस्क केवल एक मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक मीडिया कह सकते हैं उसे हम। ठीक है ना। जिसमें केवल उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता है, और उसे कुछ इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें उसे फॉर्मेट करना पड़ता है, यानी कि इस डेटा को हमें स्टोर करने के लिए उसके पहले पार्टीशन करने पड़ेंगे। ठीक है ना। और फॉर्मेट करने से क्या होगा, इसे फॉर्मेट करने के बाद इस डिस्क में क्या बन जाते हैं हमारे, इस डिस्क में हमारे ट्रैक बन जाते हैं। ठीक है ना। और जो ट्रैक जो है हमें क्या अंदर से लेके बाहर तक सारी की गोल गोल सराउंडिंग, आपको मैंने इससे पहले वीडियो से बताई थी कि ट्रैक क्या होता है। ट्रैक जो होता है हमारा प्लेटर्स के ऊपर ट्रैक बन जाते हैं। दैट मीन्स हार्ड डिस्क के ऊपर वो वर्चुअली एक उसकी एक लिमिटेशंस होती है उनकी सबकी, उस तरह ट्रैक बन जाते हैं। और ट्रैक किस में बढ़ जाता है हमारा? ट्रैक बढ़ जाता है सेक्टर में, और इन सेक्टरों में ही अपनी फाइल को हम स्टोर करते हैं। और बात करते हैं एक सेक्टर की, हम नॉर्मली कैपेसिटी 512 बाइट मान के चलते हैं। ठीक है। नई फाइल बनाना, उसे हटाना, विंडोज को ठीक से शट डाउन न करना, हार्ड डिस्क का लंबे समय तक प्रयोग आदि, ऐसे कई कारण जिससे जिससे धीरे धीरे आपकी डिस्क पर एरर, फैटल एरर आदि आने लगते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, उस डिस्क को फॉर्मेट, इस स्थिति में भी आप उसको फॉर्मेट ही एक अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। किंतु हार्ड डिस्क को बार बार फॉर्मेट करना, ठीक है ना, और उसमें फॉर्मेट करना क्या है, एक लंबी प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि हमें अगर उसे फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट के बाद दोबारा से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, तो एक लंबी प्रोसेसिंग है। इसके अलावा डिस्क की क्या कहते हैं, और बार बार फॉर्मेट करने से डिस्क की जो लाइफ टाइम है ना वो भी हमारा कम होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन यही है कि हम इसकी रजिस्ट्री को क्लीन करके डिफ्रेगमेंटेशन या स्कैन डिस्क चलाने का कोशिश करें। अगर उससे सही नहीं हो पाता इनकेस कोई एरर, तब हमें इसको फॉर्मेट करना ही पड़ता है। ठीक है। तो फॉर्मेट में हम सोचते हैं कि जो डेटा है वो चाहे पेन ड्राइव में हो या हार्ड डिस्क में हो, चाहे वो मेमोरी कार्ड में हो। ठीक है। फॉर्मेटिंग के द्वारा हम उसको डिलीट करते हैं। क्या वास्तव में अगर जब हम फॉर्मेट करते हैं तो डेटा डिलीट हो जाता है? तो जवाब इसका है नहीं, डिलीट होता। दरअसल हम किसी स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता, वे डेटा वहीं की वहीं रहता है। यहाँ पर केवल उस डेटा के इंडेक्सिंग फाइल को ही डिलीट करते हैं। फाइल मैनेजमेंट की वह सिस्टम यह बताती है कि कौन सा डेटा कहाँ पर स्टोर है। हम सिर्फ उस टेबल को ही डिलीट कर पाते हैं, वह सारा डेटा वहीं की वहीं रहता है जब तक कि हम उस पर कुछ ओवरराइट ना कर दे। दैट मीन्स कि जब तक आप उस पर ओवरराइट नहीं करेंगे ना, तो डेटा आप उसे रिकवर कर सकते हैं उस डेटा को। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट तो कर दिया है, लेकिन उस डेटा को बड़ी ही आसानी से किसी भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि फॉर्मेट के बाद डेटा रिकवर ना हो पाए, तो सिंपल सा तरीका है
कि उस डेटा को आप डिलीट करो और फिर उस पर कोई नया डेटा राइट करो और उसके बाद फिर उसे फॉर्मेट कर दो। दैट मीन्स आपका वो डेटा जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और अराइज होता है, किसी भी स्टोरेज जगह को बार बार फॉर्मेट करने से क्या वो खराब हो जाता है? तो ऑप्शन ये आता है कि नहीं, फॉर्मेट खुद के लिए सही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी छोटा सा भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें अगर छोटा सी बग आ जाए तो क्या आप उसके लिए फॉर्मेट कर देंगे? नहीं। फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बाद हम क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन यदि हम पहले कंप्यूटर में आए बग को सही करने की कोशिश करें, फॉर्मेटिंग को लास्ट ऑप्शन माने, तो हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करने और सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लंबे प्रोसेस से बच सकते हैं। तो ये एक तरीके की फॉर्मेटिंग है। एक बार हम इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। देखिए डिस्क फॉर्मेटिंग क्या कहती है, इन न्यू मैग्नेटिक डिस्क इज ए ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट होती है वो, ठीक है, इट जस्ट अ प्लेटर ही होती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल होता है, ठीक है, वही मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल होता है, इसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। बिफोर ए डिस्क कैन स्टोर डेटा इट मस्ट डिवाइड इनटू सेक्टर, ठीक, सेक्टर, और एंड देन डिस्क कंट्रोलर कैन रीड एंड राइट, उसको सेक्टर में डिवाइड हो जाता है वो, और उसको डिस्क कंट्रोलर से रीड और राइट ऑपरेशन करता है, ठीक है। द प्रोसेस कॉल्ड अ लो लेवल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि फिजिकल फॉर्मेटिंग ये करनी पड़ती है। जब हम किसी डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो ये हमारे द्वारा ही डिसाइड होता है कि हमें इसके किस तरीके के पार्टीशन करने हैं, किस तरीके से इसको हमें यूजेबल बनाना है हमें, ठीक है। लो लेवल फॉर्मेटिंग फिल द डिस्क विद अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्टर्स, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली सेक्टर ही बोलेंगे हम उसके अंदर, क्योंकि क्या है, हमें किस तरीके का पार्टीशन करना है, उस पार्टीशन जब करेंगे तो ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से फिर वो सेक्टर भी क्रिएट होते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर अ सेक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए हेडर और टेलर होता है, जिसके हम बात करते हैं। यूजुअली 512 बाइट साइज का एक हमारा सेक्टर बनता है, और उसमें एक हेडर होता है, एक टेलर होता है। हेडर टेलर क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है? देखिए, हेडर जो करता है वो सेक्टर नंबर की इन्फॉर्मेशन रखता है, और टेलर क्या करता है, एरर करेक्टिंग कोड। अभी अगली सेमिस्टर जब आपकी यूनिट आएगी तो कंप्यूटर नेटवर्क आएगा ना, उसके अंदर आप ये सेकंड लेयर जो है, डेटा लेयर जो है, डेटा लिंक लेयर, उसमें हम आराम से एरर डिटेक्टिंग कोड्स के बारे में बहुत पढ़ेंगे। अभी आप ये मान लीजिए कि केवल उसके दो ही यूज हैं, हेडर और टेलर। हेड का काम है कि सेक्टर के नंबर को स्टोर रखना, इंफॉर्मेशन देना, और उसके बाद एरर करेक्टिंग कोड। दैट मीन्स अगर कोई एरर आ जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन वो टेलर बताता है, ठीक है। व्हेन ए कंट्रोलर राइट ए सेक्टर ऑन डेटा ड्यूरिंग नॉर्मल, ठीक है, कंट्रोलर राइट करता है सेक्टर के अंदर डेटा, नॉर्मल इनपुट ऑपरेशन है। ईसीसी इज अपडेटेड द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड फ्रॉम द बाइट टू डेटा एरियाज। दैट मीन्स कि ईसीसी क्या करता है, उस जगह पर अपडेट करता है। अगर पहले कोई डेटा है तो उसकी जो जगह वो नया डेटा अपडेट कर देता है, ठीक है। व्हेन सेक्टर इज रीड, जब सेक्टर रीड होता है, ईसीसी मतलब ईसीसी का मतलब एरर करेक्टिंग कोड इज रिकैलकुलेटेड करता है एंड कंपेयर्ड विद द स्टोर वैल्यू, उससे कंपेयर करता है कि जो स्टोर वैल्यू है, जो हमने स्टोर करी है, वही वैल्यू ही हमें रीड करवा रहे हैं, नहीं करवा रहा है वो हेड जो है। तो ईसीसी का काम होता है, एरर डिटेक्टिंग करता है, ठीक है जी। एरर डिटेक्टिंग, एरर करेक्टिंग करता है। ईसीसी एरर करेक्टिंग कोड है, ठीक है, स्टोर द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, देखिए ये प्लेटर है, मैंने जो बात कही थी, ये नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं इसके अंदर। ट्रैक, बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं, 0, 1, 2 और अप टू n ट्रैक है, ठीक है ना। अब देखिए ये सेक्टर 0, ये 1, ये 2, इस तरह ये सेक्टर सारे बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ट्रैक के अंदर सेक्टर है हमारे, इस ट्रैक के अंदर सेक्टर बने होते हैं हमारे। कितने सेक्टर, इस ट्रैक की बात करें, केवल इसी ट्रैक की बात कर रहे हैं। देखिए ये सेक्टर 1, 0 बोल दिया, ये 1 बोल दिया, ये 2 सेक्टर, ये 3, ये 4, इस तरीके से अप टू n जितने सेक्टर होते हैं, ठीक है। इफ स्टोर डेटा कैलकुलेट नंबर डिफरेंट, अगर जो स्टोर डेटा है वो डिफरेंट आ रहा है कैलकुलेशन के बाद, दिस मिसमैच इंडिकेट डेटा एरिया और सेक्टर हैज बिकम करप्टेड, कि ये सेक्टर जो है, पर्टिकुलर ये सेक्टर जो है करप्टेड हो चुका है, एंड दिस सेक्टर में बी बैड, या ये सेक्टर जो है खराब हो चुका है, या तो डेटा खराब हो गया या सेक्टर खराब हो गया है, ठीक है जी। ईसीसी एंड एरर डिटेक्टिंग कोड बिकॉज इट कंटेन एनफ इंफॉर्मेशन दैट, ये ईसीसी बताता है इस चीज को हमें, ठीक है। ओनली फ्यू बिट ऑफ डेटा हैज बीन करप्टेड, ये कितनी बिटें इसकी करप्टेड हो चुकी हैं, ये ईसीसी का काम होता है। द कंट्रोल कैन आइडेंटिफाई विच बिट, ये कंट्रोलर उसको आइडेंटिफाई करता है, एंड चेंज एंड कैन कैलकुलेट वेदर दे करेक्ट, अगर करेक्ट हो सकती है उनको चेंज कर देता है, अदरवाइज वो उसको फेल कर देता है कि ये भाई इस जगह पर एरर आ चुका है, ये जो है हमारा सेक्टर जो खराब हो चुका है ये, ठीक है।
द कंट्रोल ऑटोमेटिकली डज ईसीसी प्रोसेसिंग व्हेन सेक्टर इज रीड और रिटर्न। कंट्रोल ऑटोमेटिकली उसको ईसीसी प्रोसेसिंग करता है, उसके अंदर जब कंट्रोलर ऑटोमेटिक चलता है, जब ईसीसी रन दिखाता है कि एरर है, तो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली उसको, हमें नहीं पता है, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जब हम उसको रीड करते हैं तो ईसीसी तो उसे कैलकुलेट करता है और कंट्रोलर ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, वो रीडेबल बना देता है या राइटेबल बना देता है वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसा कि एज वी नो दैट दिस फॉर्मेटिंग डिलीट डेटा, जैसा आप जानते हैं, जो बताया था मैंने भी आपको कि फॉर्मेटिंग क्या करता है, डिलीट डेटा एंड रिमूव ऑल प्रोग्राम इंस्टॉल विद द ड्राइव, जितना भी कुछ होगा ड्राइव के अंदर सबको डिलीट कर देता है। सो इट कैन डन विद कॉशन। ठीक है जी। वी मस्ट हैव द बैकअप ऑल द डेटा एप्लीकेशन विच वी रिक्वायर, हमें पहले से बैकअप लेना चाहिए। ठीक है, जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। नो डाउट डिस्क फॉर्मेटिंग रिक्वायर टाइम, डेफिनेटली जब हम फॉर्मेट करते हैं किसी डिस्क को तो टाइम लेता है, बट फ्रीक्वेंट फॉर्मेटिंग डिस्क डिक्रीज द लाइफ ऑफ द, अगर हम जल्दी से उसे डिस्क को करेंगे कि जल्दी से क्विक डिस्क को हम अगर हम इसे करते हैं फॉर्मेट, तो डेफिनेटली उससे क्या हो सकता है, उससे उसकी लाइफ जो है हार्ड ड्राइव की वो है वो जो रिड्यूस होती है, कम होती है। ठीक है, तो 3 तरह की फॉर्मेटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला था लो लेवल फॉर्मेटिंग, दूसरा पार्टीशनिंग और तीसरा हाई लेवल फॉर्मेटिंग। ठीक है, देखिए लो लेवल में क्या होता है, जब आप इसे बूट कराते हैं, अभी बूटिंग बताएंगे हम आपको, जब किसी सिस्टम में हार्ड डिस्क जब पहली बार लगती है तो उसको क्या होता है, वो लो लेवल फॉर्मेटिंग होता है, उसको हमें पूरी को हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता है। देन उसके बाद हमें वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टीशंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लो लेवल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि उसको टोटली फॉर्मेटिंग करना डिस्क को, उसके बाद हम उसके पार्टीशनिंग करते हैं। पार्टीशनिंग के बाद हाई लेवल फॉर्मेटिंग के अंदर हम पर्टिकुलरली ड्राइव को ये सेट करते हैं कि हमें इसे किस टेक्नोलॉजी पर फॉर्मेट किया है हमने, NTFS टेक्नोलॉजी है कि फैट टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना, तो वो हाई लेवल फॉर्मेटिंग की बात आ जाती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन तीनों पे डिस्कस कर लेते हैं। लो लेवल फॉर्मेटिंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मार्किंग ए सिलेंडर एंड ट्रैक, ठीक, मार्किंग ऑफ सिलेंडर एंड ट्रैक ऑफ द ब्लैंक हार्ड डिस्क। ठीक है, मार्किंग करता है कि सिलेंडर एंड ट्रैक की, आफ्टर देयर इज अ डिवीजन ऑफ ट्रैक, ट्रैक को डिवीजन करता है किसमें, सेक्टर में, विद द सेक्टर मार्कर्स। ठीक है, नाउ डेज लो लेवल फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म बाय द हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चर। ज़्यादातर आजकल क्या है, हार्डवेयर मैन्युफैक्चर ही इसको हमें लो लेवल की फॉर्मेटिंग करके हमें दे देते हैं, ऑटोमेटिकली वो ड्राइव बना के दे देते हैं आपको कि इसमें 3 ड्राइव है, इसमें 2 ड्राइव है। ठीक है, व्हेन we have data in our hard disk and when we perform low level formatting in a process presence of data in the hard disk, all data has been erased। सारा डेटा फॉर्मेट करने पे erase होता है, ये पता ही आपको। इन इट इज इम्पॉसिबल टू रिकवर द डेटा, और वो जब फॉर्मेट होता है इम्पॉसिबल होता है इसे रिकवर करना। सम यूजर मेक सच ए फॉर्मेट दे कैन अवॉइड देयर प्राइवेसी लीकेज। और सम यूजर क्या करते हैं, फॉर्मेट क्यों करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि कहीं उसका प्राइवेट डेटा लीक ना हो जाए, प्राइवेसी लीकेज ना हो जाए, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि फॉर्मेट ना हो। अदरवाइज लो विल कॉज डैमेज हार्ड डिस्क शॉर्टन लाइफ, डेफिनेटली उसकी बार बार हार्ड डिस्क को किसी को भी फॉर्मेट करेंगे तो उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर्मेटिंग इज नॉट सजेस्ट टू यूजर, कहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग जो है ये यूजर के थ्रू नहीं करनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सेकेंड पार्टीशनिंग, एज सजेस्टिंग फ्रॉम द नेम, पार्टीशनिंग मीन्स डिवीजन। ठीक, डिवीजन किसको हो रहे हैं, पार्टीशनिंग इज द प्रोसेस डिवाइडिंग हार्ड डिस्क के डिवीजन हो रहे हैं, वन और मोर रीजन, जैसे आप CDEFG ड्राइव जो होते हैं बनते हैं ना, तो वो पार्टीशन होते हैं, द रीजन कॉल द पार्टीशन कहते हैं। इट कैन बी परफॉर्म द यूजर विल इफेक्ट द डिस्क परफॉर्मेंस, ये यूजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, बात करें हाई लेवल फॉर्मेटिंग की, हाई लेवल फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन ए फाइल सिस्टम। क्लस्टर साइज का मतलब ये मानिए कि मोर देन वन सेक्टर, अगर हम कई सारे सेक्टरों को, 1 से 2 से ज़्यादा सेक्टरों को, मतलब एक से ज़्यादा सेक्टरों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो उसे हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, partition level and so on a newly created partition of volume, it done to erase the hard disk and again installing the operating system on the disk। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मेट करते हैं और इनको दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। हाई लेवल फॉर्मेटिंग में क्या देखिए, क्लियर डेटा ऑन हार्ड डिस्क। ठीक है, जनरेट बूट इन्फॉर्मेशन, ओके, इनिशियल फैट, वही फैट वाली बनाएंगे हम। लेवल लॉजिकल बैड सेक्टर, लेवल आएंगे बैड सेक्टर, अगर कोई बैड सेक्टर आता है इनकेस तो उसको अलग से हम उसको सेट कर सके उस हार्ड डिस्क के अंदर। ऐसा नहीं है कि बैड सेक्टर आ गया तो फिर आपका प्रोसेसिंग हो जाएगी, उस बैड सेक्टर को वहीं के हम ब्लॉक कर दें जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े। फर्स्टली हाई लेवल फॉर्मेटिंग क्लियर
data on hard disk, then it will generate a boot information, then it will analyze FAT. After this go the label logical bad sector when partition has existed. ठीक है ना, तो ये वाली फॉर्मेटिंग है, ये यूजर के थ्रू होती है, हाई लेवल फॉर्मेटिंग, ठीक है। और आप एक बार इसे सिस्टम में जाके देख सकते हैं कि हम डिवाइस मैनेजर के अंदर हम इस फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइस मैनेजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही गिवन टूल्स होता है, आप उसके थ्रू इसको फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो टॉप पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे वो है बूट ब्लॉक। बूट ब्लॉक का मतलब होता है एन एरिया ऑफ डिस्क हैविंग इंफॉर्मेशन फॉर लोडिंग ओएस। ये इंफॉर्मेशन है डिस्क की, जो है एक एरिया है इंफॉर्मेशन किसका, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आती है कि क्या क्या चीज़ के थ्रू ये हमारा बूटिंग होकर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बूट ब्लॉक, ठीक है ना। तो बूट ब्लॉक के अंदर एक एरिया है जहां पर पहले से फिक्स होती हैं सारी फाइल्स, उसी को जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वही सारी फाइलों को रीड करता है, देन तब ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं बूट ब्लॉक। तो इसमें बात करते हैं आपसे, आपने कभी सोचा है कि लैपटॉप या पीसी के जब पावर प्रेस करते हैं तो विंडो के पीछे क्या होता है, ठीक है ना, विंडो के पीछे क्या होता है, इसी में आज हम बात करते हैं कि जब विंडो को जब स्टार्ट करते हैं उसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस चलता है, उसी को हम बोलते हैं बूट ब्लॉक, ठीक है। सभी कंप्यूटर चाहे वो किसी भी साइज का हो या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनकी एक बूट प्रोसेसिंग होती है, और वही बूट प्रोसेसिंग जो होती है वो बूट ब्लॉक में होती है, ठीक है ना, जो पावर ऑन होने पर एग्जीक्यूट होती है। यह प्रोसेस पूरी होने के बाद ही, इंस्टॉल होने के बाद ही ओएस का कंट्रोल आता है कि ओएस अब इसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। और ये सुनिश्चित हो जाता है कि कंप्यूटर में सब कुछ ठीक ठाक है। जब तक बूटिंग नहीं होगी, बूट ब्लॉक नहीं होगा, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा, इंश्योर नहीं होगा कि कंप्यूटर हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब बूटिंग कैसे होती है, अब ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि बूटिंग इन कंप्यूटर एक प्रोसेस को रेफर करता है, ये प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक सभी प्रोसेसिंग शामिल होती है इस बूट ब्लॉक के अंदर। बूट प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करता है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक। पहले स्टेप में जब पावर ऑन को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर जो है पावर सप्लाई को ऑन करता है, पावर गुड सिग्नल को मदरबोर्ड पर भेजता है, तो सीपीयू ये समझता है कि पावर जो है वो स्टेबल है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो रोम बायोस को खोजता है। रोम बायोस जहां पर हमारा सारा की सारा ये बूटिंग ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको खोजता है। ये सीपीयू पहले इंस्ट्रक्शन को रोम को बायोस को देखता है, और पहला इंस्ट्रक्शन पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट को रन करता है कि भाई पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट है या नहीं है, सेल्फ टेस्ट करता है, ठीक, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पोस्ट पहले बायोस को चेक करता है और फिर सीमॉस रैम को टेस्ट करता है, सीमॉस रैम को टेस्ट करता है। अगर इसके साथ कोई समस्या नहीं है तो पोस्ट जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, सीपीयू हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे वीडियो कार्ड, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, जिप ड्राइव, सीडी, डीवीडी जैसे सेकेंडरी स्टोरेज, सब डिवाइसों को चेक जारी रखता है, उनको सबको एक एक करके चेक करता है। अगर कोई एरर मिलता है तो स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होता है, या कई बार आपने सुना होगा कि जब हम करते हैं ब्लॉक, जब सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो कई बार आपको बीप भी सुनाई देती है, आवाज आती है बीप की, तो इस बीप को हम बोलते हैं, इस बीप को पोस्ट बीप कोड के रूप में भी जाना जाता है। कई बार कंप्यूटर स्क्रीन पर आपने एरर मैसेज डिस्प्ले के बजाय बीप भी सुनी होगी, बीप ही दे रहा, कोई एरर तो नहीं आ रही, बीप आ रही है, क्योंकि उसमें वीडियो कार्ड अभी क्या इंस्टॉल नहीं होता है, तो इसलिए वो एरर देता है, और थोड़ी देर बाद वो बीप बंद हो जाती है। दैट मीन्स क्या है कि वो एरर जो है वो उसने रीड कर लिया है और एरर से वो निकल गया है। जैसे कभी कभी आपने कभी बार एक सी बीप सुनी होगी, अगर रैम फॉल्टी है, हमारी रैम में कोई प्रॉब्लम है, लूज है या फिट नहीं है, तब भी आपको बीप सुनाई देगी, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, बायोस को वीडियो कार्ड अगर मिल जाता है तो वीडियो कार्ड बायोस को रन करता है, और आमतौर पर पहली बात होता है कि मॉडर्न कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अन्य डिवाइसों को देखता है, उसके बाद बायोस को रन करता है, यदि उसके पास बायोस पूरा है तो पूरा बायोस को रन करेगा। उसके बाद क्या करता है, बायोस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्प्ले करता है कि भाई ये सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, रैम आपकी इतनी है, हार्ड डिस्क आपकी इतनी है, ये आपकी प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है, इस तरीके से सबको डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले के दौरान अधिक टेस्ट को संचालित किया जाता है जिसमें कंप्यूटर की मेमोरी,
अब कोई समस्या है तो स्क्रीन पर टेस्ट मैसेज डिस्प्ले का, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है ना। एक बार जब टारगेट बूट डिवाइस सेलेक्ट होता है तो उसके बाद बायोस जो है वो एमबीआर के लिए खोज करता है। एमबीआर मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड्स के लिए खोज करता है। यदि वह हार्ड ड्राइव की खोज कर रहा है तो सिलेंडर 0, हेड 0, सेक्टर 1 पर सर्च करता है, ठीक है, अगर हार्ड ड्राइव की अगर खोज कर रहा है वो, ठीक है। एक बार जब वैलिड वॉल्यूम सेक्टर पा जाता है तो बायोस अपना काम पूरा कर लेता है और यह कंट्रोल को ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंपता है और बूटिंग प्रोसेस पूरी करती है और फिर हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है वो बूट ब्लॉक जो प्रोसेस करता है। यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। बूट कोड होता है, एमबीआर मतलब है, एमबीआर का मतलब है मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है ना। एमबीआर फिर वो पार्टीशन को चेक करता है, ये किसके पार्टीशन है, सारे ये किसके हार्ड ड्राइव के पार्टीशन है, ठीक है ना। ये पार्टीशन टेबल एमबीआर ने सर्च करा, ठीक है, पार्टीशन एमबीआर ने पार्टीशन टेबल सर्च करी, पार्टीशन टेबल ने सर्च किया भाई मेरे पास इतने पार्टीशन बने हुए हैं। बूट कोड ने एमबीआर किया, एमबीआर ने पार्टीशन टेबल को सर्च किया, पार्टीशन टेबल बताएगी इस एमबीआर को कि भाई मेरे पास इतने पार्टीशन बने हुए। फिर एक एक पार्टीशन को चेक करते हैं, सी डी ई एफ जो भी आपके, इन सबको चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये बूट ब्लॉक होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है बैड ब्लॉक्स। बैड ब्लॉक्स इज अ एरिया ऑफ शॉर्टिंग मीडिया दैट इज नो लॉन्गर रिलायबल फॉर शॉर्टेज ऑफ डेटा बिकॉज इज कम्प्लीटली डैमेज और करप्टेड। दैट मीन्स कि जो स्टोरेज के अंदर जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है, डेटा तो डेफिनेटली किसी ना किसी सेक्टर के अंदर ही होगा, वही कह रहा है कि वो सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया है या करप्टेड हो गया है, ठीक है। वी नो दिस हैव अ मूविंग पार्ट, दिस जो मूविंग पार्ट है ये आप जी जानते हैं, एंड स्मॉल टॉलरेंस, ठीक है जी, दे आर अ prone to failure, फेलियर भी हो जाता है ये भी जानते हैं हम, ठीक है। इन केस व्हेन अ फेलियर इज कंप्लीट देन दिस नीड्स टू बी रिप्लेस इट्स कंटेंट, रिस्टोर फ्रॉम बैकअप से करने की कोशिश करता है कि बैकअप से रिस्टोर करो। अगर कोई कंटेंट हमारा जो है वो फेल हो जाता है तो कहेगा कि इसे रिप्लेस करो या रिस्टोर करो। मीडिया इज ऑल्सो ए न्यू डिस्क, ठीक है। मोर फ्रीक्वेंटली वन और मोर सेक्टर बिकम डिफेक्टिव, वन और मोर सेक्टर जब डिफेक्टिव हो जाते हैं तो मोर डिस्क इवन कम फ्रॉम फैक्ट्री नेम बैड ब्लॉक, उसे हम बोलते हैं बैड ब्लॉक। जहां पर मोर क्या है सेक्टर जो है बिकम डिफेक्टिव होते हैं उसे हम बोलते हैं बैड ब्लॉक। रेफर टू अ बैड सेक्टर, उसी को हम बैड सेक्टर भी बोल सकते हैं, बैड ब्लॉक बोल सकते हैं, एक ही बात है। बैड सेक्टर या दैट मीन सेक्टरों का डिफेक्टिव हो जाना, दैट इज कॉल्ड द बैड ब्लॉक या बैड सेक्टर, ठीक है। क्या रीजन हो सकते हैं, कई रीजन अभी बताएंगे, वैसे आप देख लीजिए। कॉज स्टोरेज डिवाइस कैन शिप फ्रॉम अ फैक्ट्री, डिफेक्टिव ब्लॉक ऑर्गेनाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग, कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी ब्लॉक हो जाते हैं कई डिवाइस के अंदर। बैड ब्लॉक आर मार्क बाय द डिफेक्टिव बिफोर लीविंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री से लीव करते वक्त भी ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब कहने का पर्पज है कि वहाँ पर कई जब चलता है वहाँ से तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में जब वो बन रहे होते तो एक आध अगर सेक्टर ब्लॉक भी रहता तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। दिस इज रीमैप्ड विद अवेलेबल एक्स्ट्रा मेमोरी सेल, ठीक है। इसे हम एक्स्ट्रा मेमोरी सेल ऐड कर देते हैं उसमें, तो जिससे कि वो क्या होता है रीमैप्ड हो जाता है। टोटल मान लीजिए अगर आपकी 1 TB की अगर एक आध सेक्टर ब्लॉक हो जाता है तो उसमें क्या करता है एक आध मेमोरी सेल को हम उसमें रीमैप्ड कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मेमोरी सेल ऐड कर देते हैं जिससे कि क्या हो जाता है वो इक्वल हमारी जो 1 TB है तो 1 TB ही रहती है वो। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास हार्ड डिस्क है, इसे हम प्लेटर बोलते हैं, रीटाइड हेड लगे हुए हैं, ठीक है। ये ट्रैक होते हैं, ट्रैक ये सेक्टर होता है, इस ट्रैक के ऊपर एक सेक्टर होता है। अगर मोर देन 1 सेक्टर होते हैं इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। अब इसके अंदर कितने सेक्टर देखिए, क्लस्टर ऑफ 4 सेक्टर, दैट मीन्स मोर देन 1 सेक्टर को जोड़ने पर एक क्लस्टर बनता है, ठीक है ना। तो क्लस्टर फेलियर का मतलब है कि कहीं वहां पर ग्रुप ऑफ सेक्टर है जो कि ब्लॉक हो चुका है, जिसके अंदर एरर आ चुका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक बात करते हैं, देखिए एक ये एग्जांपल और एक और फिगर दिखाते हैं आप इसमें। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये सेक्टर्स हैं, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं, एक सर्किल को हम सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है जी। क्लस्टर देखिए, क्लस्टर का मतलब है ये देखिए कितने सारे आपके सेक्टर जो हैं वो एक साथ हैं, दैट मीन 3 सेक्टर हैं, दैट मीन इसे हम बोलते हैं क्लस्टर। और ये जो पार्ट लिया हमने, मान लिया कोई सेक्टर जो हमारा डिफेक्टिव हो गया तो उसे हम बोल देते हैं ब्लॉक सेक्टर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों बैड सेक्टर क्या होता है, बैड सेक्टर कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव या फ्लैश मेमोरी पर वह सेक्टर होता है जो डैमेज के कारण या तो इनएक्सेसिबल हो जाता है या अनराइटेबल होता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव पर यह सेक्टर डिफेक्टिव प्रतीत होता है, डिफेक्टिव दिखाई देता है, तो रीड या राइट को रेस्पॉन्ड नहीं देता है। बैड सेक्टर जो है ट्रेडिशनल मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव और जो आजकल लेटेस्ट
जो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है वो दोनों पर हो सकता है, ठीक है। बैड सेक्टर रीड और राइट को रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं देता है, इसलिए हम बोल सकते हैं हार्ड ड्राइव को ऑपरेट करने वाला डिवाइस सॉफ्टवेयर जो है इसको क्या कहते हैं, बैड सेक्टर के रूप में रिपोर्ट करता है, कितने बैड सेक्टर है इसके अंदर, ठीक है ना। एक अच्छी हार्ड डिस्क या अच्छे सेक्टर के साथ आती है, ये भी आपको पता है। डिस्क खराब हो जाती है, जब ऐसी स्थिति आती है तो अक्सर बैड सेक्टर में डेटा स्टोर जो है वो लॉस हो जाता है हमारा, लेकिन डिस्क पर जो रिमेनिंग डेटा है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और साथ ही सारी जो डिस्क बची हुई है ना वो फंक्शनल स्टेट में होती है, और जो बैड सेक्टर होता है उसमें वो फंक्शनल स्टेट में नहीं होती है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अब कभी कोई बैड सेक्टर आता है तो उस डिस्क के अंदर और भी सेक्टर खराब होने की संभावना जो है वो भी ज़्यादा होती चली जाती है। ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा सेक्टर आते हैं तो हमें डिस्क का बैकअप तुरंत ले लेना चाहिए, यही सलाह दी जाती है। जिससे क्योंकि क्या है, वो जो हार्ड डिस्क है उसमें सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो जो हार्ड डिस्क है वो हमारी जो फेल होने की कगार पर धीरे धीरे पहुंच रही है, ठीक है। ये दो तरीके के बैड सेक्टर हम कैटेगराइज किया जाता है, पहला है फिजिकल बैड सेक्टर और दूसरा है लॉजिकल बैड सेक्टर, ठीक है। दो तरीके के बैड सेक्टर होते हैं। तो फिजिकल क्या होता है और लॉजिकल क्या होता है, दोनों के बारे में बात करते हैं हम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फिजिकल का मतलब है हार्ड बैड सेक्टर, हार्ड ड्राइव पर स्टोरेज का एक क्लस्टर जो फिजिकली डैमेज हो जाता है। यह हार्ड ड्राइव के हेड ने हार्ड ड्राइव के उस हिस्से को टच करने से हो सकता है और इसे डैमेज कर दिया जाता है, या इस पर एरिया पर या तो धूल वगैरह के कण लग जाते हैं और जो इस सेक्टर को खराब कर देते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव की फ्लैश मेमोरी सेल क्या है, घिस जाता है, उस कारण भी यहाँ पर ये हार्ड सेक्टर, ये जो बैड सेक्टर आ जाता है, ठीक है। इस कारण ये सेक्टर जो है फिजिकल जो सेक्टर है हमारा, या हार्ड बैड ब्लॉक बोले या फिजिकल ब्लॉक बोले, ये जो क्या होता है ये हमारा रिकवर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉजिकली की बात करते हैं। लॉजिकल या सॉफ्ट बैड क्लस्टर, एक ही बात है। इस पे क्या होता है, ये एक ऐसा क्लस्टर जो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस सेक्टर को हार्ड ड्राइव पर डेटा रीड करने की कोशिश कर रहा हो तो एरर का मैसेज आता है, ठीक है, एरर का। ये सेक्टर जो कंटेंट से मेल नहीं खाता तभी कुछ गलत बताता है। इस बैड सेक्टर को हम मार्क कर लेते हैं, और जब हम इसे क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है, ये लेवल 0 का 1 और 1 का 0 जो होता है, इन सबको रिस्टार्ट करने पर ये ओवरराइट कर देता है और इनिशियलाइज उनको सारे सेक्टरों को दोबारा से इनिशियलाइज कर देता है, जिससे ये प्रॉब्लम जो है लॉजिक वाली दूर हो जाती है हमारी। देखिए इसे कॉजेज क्या क्या है बैड सेक्टर के। पहला कॉजेज हो सकता है इसका ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग का मतलब है कि ये 20 से 25 डिग्री सी तक टेम्परेचर को झेल सकता है हार्ड डिस्क हमारा। अगर इससे ज़्यादा अगर हार्ड डिस्क की हीट होती है तो क्या होता है, इससे हमारी हार्ड डिस्क जो है ये बैड सेक्टर इसमें बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, ओवर एजिंग। ओवर एजिंग का मतलब है बच्चों कि जो हार्ड डिस्क का खुद का एक लाइफ टाइम होता है वो उतना समय इसका हो चुका है, अगर उससे ज़्यादा यूज होता है तो मे बी इसके अंदर बैड सेक्टर क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, फाइल सिस्टम एरर। फाइल सिस्टम एरर का मतलब है कि मान लीजिए आपकी वो फाइल जिसका कोई एक्सटेंशन ही नहीं हो, वो अननेसेसरी जब हम उसे रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बैड सेक्टर क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। चौथा रीजन जो नॉर्मली हर एक जगह होता है, दैट इज कॉल्ड द वायरस। वायरस भी एक ऐसा रीजन है जो आपके सिस्टम को जो है वो करप्ट कर सकता है, जिससे बैड सेक्टर क्रिएट हो सकता है, ठीक। फिफ्थ रीजन है हमारा शट डाउन नॉट प्रॉपरली। अब शटडाउन नॉट प्रॉपरली का मतलब देखिए, जब आप शटडाउन करेंगे तो हेड किस पोजीशन पे, ऐसा नहीं पता ना आपको। अगर आप शटडाउन प्रॉपरली करेंगे तो हेड अपनी पोजीशन 0 पर ही, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं ट्रैक की, वो 0 ट्रैक पर आकर ही अपने हेड को रोकेगा और तब शटडाउन होगा। लेकिन जब अगर आप अनलीगली शटडाउन करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली शटडाउन नहीं करते हैं, तो हेड किस वक्त कहां पर पड़ा है, जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हेड अपने पहली इनिशियल पोजीशन पे आएगा, दैट मीन्स कि सेक्टर 0 पे आएगा वो,
जीरो पे आने के बाद, तो सोचिए कि जब आप स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से स्पीड से सबसे पहले हेड उठकर जीरो पोजीशन पे आएगा, तो उसके आने से भी आपका क्या कह सकते हैं, बैड सेक्टर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और 6 पॉइंट है आपका डस्ट। डेफिनेटली डस्ट जो है वो भी एक रीजन हो सकता है आपका बैड सेक्टर का। तो आई थिंक आप लोगों को ये तीनों चीज समझ में आ गई होंगी, डिस्क फॉर्मेटिंग, बूट ब्लॉक एंड बैड ब्लॉक समझ में आ गई होंगी। उसके बाद बात करते हैं हम स्वैप स्पेस मैनेजमेंट की। ठीक है ना, तो बच्चों जो स्वैप स्पेस मैनेजमेंट इज नथिंग बट, आपने इससे पहले मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें आप जानते हैं कि जब प्रोसेसर कोई भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है, उसको रीड आउट करता है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं वो कहाँ ढूंढता है वो इस प्रोसेस के लिए, तो वो प्रोसेस को कहाँ से रीड आउट करने की कोशिश करता है, मेन मेमोरी से उसके लिए रिसोर्सेज को लेता है। तो मेन मेमोरी के अंदर अगर हमारे पास स्पेस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हार्ड डिस्क से एक वर्चुअली मेमोरी हम उसे क्रिएट करते हैं, और उनके बीच में किस किस के बीच में, उस वर्चुअल मेमोरी और रैम के बीच में कोलैबोरेशन होता है। तो जो रैम होती है वो उस मेमोरी, मेन मेमोरी दैट मीन्स रैम को सपोर्ट करती है। हम वहीं पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए रैम फुल होती है तो वो क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी से डेटा को लेती है और वर्चुअल मेमोरी में डेटा को भेजती है। तो अब ये जो स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, अब स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा, ये अब हमारा मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्वैपिंग। जैसा आप जानते हैं कि मेन मेमोरी में कोई आइटम नहीं मिलता है तो कहाँ से लाता है, वो सेकेंडरी मेमोरी से लाता है। और सेकेंडरी मेमोरी अब क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी हो सकता है वर्चुअल मेमोरी फुली उसने वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर दी हो जितनी उसके पास स्पेस हो सेकेंडरी के पास। तो अब स्वैपिंग किस किस के बीच में होगी, आप देखिए, मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के बीच में। तो या मेन मेमोरी क्या है, या हार्ड डिस्क की बात करें, या मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी की बात करें, तो स्वैपिंग मैनेजमेंट होता है। तो इसे कौन मैनेज करता है, ये स्वैप मैनेजर होता है। ठीक है ना, स्पेस मैनेजर, स्वैप स्पेस मैनेजर होता है, वो इसको मैनेज करता है। ठीक है ना, तो दो तरीके से मैनेज करता है वो इसको, स्वैप स्पेस यूज की तरह और स्वैप स्पेस लोकेशन की तरह। ठीक है, दो तरीके से मैनेज करता है ये। तो यूज, जो स्वैप स्पेस यूज का मतलब है कि हम देखते हैं कि उसे किस मेमोरी लोकेशन पे, सॉरी लोकेशन नहीं, स्वैप स्पेस यूज की बात कर रहे हैं, स्पेस को यूज है, कहां पर मेमोरी में इतना स्पेस है जहां पर हम उस फाइल को वहां पर रख सकते हो उस मेमोरी के अंदर, कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। दैट इज द स्वैप स्पेस यूज, जहां पे हमें केवल स्वैप इस यूज स्पेस को यूज करना है। ठीक है, यहां पर है स्वैप स्पेस लोकेशन, उस स्पेस के अंदर किस लोकेशन पे हमने उसको रखा हुआ है फाइल को, दैट इज कॉल्ड द स्वैप स्पेस लोकेशन। ठीक है, इस स्वैप स्पेस लोकेशन जो है रिसाइड होता है दो तरीके से, नॉर्मल फाइल सिस्टम और सेपरेट डिस्क पार्टीशन। नॉर्मल में क्या होता है बेटा, कि नॉर्मल में सीधी सी बात है, कोई सिंपल सी फाइल हमें कहीं पर स्पेस कर देनी है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करना है कि कहां पर रखी हुई है, उसे नेविगेट करते हैं डिक्शनरी स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है ना, और इसमें हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं। और जो सेपरेट डिस्क पार्टीशन है, इस सेपरेट डिस्क पार्टीशन में क्या करते हैं, रॉ पार्टीशन, एक नया पार्टीशन क्रिएट करते हैं, और फिर वहां पर हम उस डिस्क पार्टीशन में हम उसको किसको स्वैप करके उसको वहां पहुंचाते हैं। मेन मेमोरी के नहीं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही हम एक नया सेपरेट पार्टीशन करते हैं और स्वैप करते हैं उसके थ्रू वहां पर। ठीक है, डेटा को स्वैप, इसे नया पार्टीशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे बार बार, क्योंकि क्या मैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी में तो बहुत डेटा है। हम जब मेमोरी को रन, उसको रैम से हम जब कोई सीपीयू प्रोसेस जो है या कोई प्रोसेस को उठाता है, तो अगर वहां से हमें स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है तो हम एक नया पार्टीशन इसलिए क्रिएट कर लेते हैं, हो सकता है वो रैंडमली कभी भी यूज हो सकता है। तो क्या करते हैं हम, उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर ही एक हम नया पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेट डिस्क पार्टीशन। और वो स्वैप वाला जो स्वैप आउट करते हैं किसी प्रोसेस को, तो वो कहाँ जाता है, वो उस नए पार्टीशन में स्टोर कर देते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम आपसे, परफॉर्मेंस इश्यूज क्या है, किस चीज के परफॉर्मेंस, डिस्क के। ठीक है, डिस्क जो है हमारी डिवाइस मैनेजर के अंदर, जो हम बात करें हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस इश्यूज क्या है हार्ड डिस्क के, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस इश्यूज की बात करते हैं, तो पहला परफॉर्मेंस इश्यूज है हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड का मतलब है कि स्पीड के अंदर दो पॉइंट आते हैं हमारे स्पीड के अंदर। पहला आता है बैंडविड्थ और दूसरा आता है लेटेंसी। ठीक है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि इट मेजर द बाइट पर सेकंड।
ठीक है। बाइट पर सेकंड का मतलब है कि जो हमारा ट्रांसफर टाइम है किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो ट्रांसफर टाइम लग रहा है वो कितनी बाइट पर सेकंड यूज हो रहा है। ठीक है, बाइट पर सेकंड कहाँ यूज होगा, हम पे स्पेस कितना है, उसी स्पेस के अकॉर्डिंग तो डेटा जा पाएगा हमारा। ठीक है, तो किस स्पीड से हमारा डेटा जो ट्रांसफर हो पा रहा है वो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास एलोकेशन स्पेस कितना है मेमोरी को रखने का, और हम पे चैनल जो है उसकी स्पीड कितनी हो सकती है उस डेटा को भेजने की। तो चैनल की जो स्पीड होती है उसी को हम बोलते हैं कि बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि कितनी बैंडविड्थ हो। तो ये एमबीपीएस केबीपीएस जो भी होती होगी आपकी, ये किस में होती है, बाइट पर सेकंड में होती है। ठीक है, बैंडविड्थ। लेटेंसी क्या होती है बेटा, जैसा कि इससे पहले वीडियोस में मैंने बताया था, लेटेंसी होती है कि हमें पर्टिकुलरली ये चेक करना होता है कि कौन सी स्पीड फास्ट है। अगर हम बात करें टेप की, तो टेप की स्पीड जो है वो डिस्क की स्पीड से फास्टर होगी। ठीक है, सॉरी, डिस्क की स्पीड जो है वो टेप की स्पीड से फास्टर होगी, जैसा आप जानते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं कि लेटेंसी, दो तरीके की लेटेंसी हो सकती है इसके अंदर। पहली हो सकती है कि इसमें या तो बिट वाइज हमारी डेटा जा रहा है या हमारा ओपनली डेटा जा रहा है पूरा। ठीक है, पैकेट वाइज डेटा जा रहा है। अगर बिट वाइज डेटा जाएगा तो डेफिनेटली स्लो होगी, और पैकेट वाइज जाएगा तो डेफिनेटली हमारी जो लेटेंसी जो वो हाई होगी। ठीक है, तो लेटेंसी भी एक फैक्टर है जिससे स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा इसके अंदर डिस्क रिलायबिलिटी। डिस्क रिलायबिलिटी का मतलब है बेटा इसमें क्या है कि डिस्क कितनी रिलायबल है हमारी। ठीक, एक्सेस टाइम कितना है इसका। ठीक है, बैंडविड्थ इसकी हाई है या फिर इसकी बैंडविड्थ इतनी है कि हम इनफाइनाइट, अगर कोई प्रोसेस छोटे 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 इनफाइनाइट प्रोसेस हमारे चल रहे हैं तो क्या इसकी बैंडविड्थ इतनी हाई है, इतनी कम, इतनी रिलायबल है कि हर पैकेट या हर प्रोसेस को वो आपका एग्जीक्यूशन करवाता रहे वो। या फिर बात करें कि इतना रिलायबल होना चाहिए हार्ड डिस्क कि अगर टेम्परेचर अगर हाई भी होता है थोड़ा सा तो उसको ये कंज्यूम कर सके। ठीक है, ह्यूमिडिटी का इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैकेनिकल फोर्स सर्टेन शॉकिंग और बेंडिंग का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, डस्ट प्रूफ होनी चाहिए हमारी हार्ड डिस्क। ठीक है, दैट इज अ रिलायबिलिटी, हम उस डिस्क की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। और थर्ड इज अ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है डेफिनेटली हार्ड डिस्क जो है आप ये चाहेंगे कि सस्ते सस्ती, अच्छी से अच्छी और कैपेसिटी वाइज मिले हमें। ठीक, कॉस्ट कम हो। ठीक है, तो प्राइस पर मेगाबाइट जो होती है हम तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं। तीन तरीके की हम यूज करते हैं। हम बात करते हैं रैम की, कि रैम की बात करते हैं, फिर मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, फिर टेप ड्राइव की बात करते हैं। देखिए, रैम पहले जो आती थी, रैम आपकी 128 MB की आती थी। ठीक है, उसके बाद 512 हुई, फिर 1 GB हुई। आजकल आप देखिए लैपटॉप में रैम जो है 8-10 GB तक की रैम आ रही है। ठीक है, रीजन इज दैट कि पहले रैम महंगी आती थी, अब कंपेयर टू पहले अब जो है सिनेरियो हमारा 2020 का सिनेरियो है कि रैम हमारी जो है वो रीचेबल है, आराम से हमसे परचेज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी लो है। इसीलिए हम उस रैम का मतलब रैंडम एक्सेस, इतनी अच्छी रैम होगी हमारी, डेफिनेटली स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, देन बात करते हैं हार्ड डिस्क की। देखिए, पहले हार्ड डिस्क 4-4 MB तक की आती थी, आज हार्ड डिस्क TB, ठीक है, टीबी में भी चल रही है आजकल हार्ड डिस्क। अभी 10-10 TB, 15-15 TB, 20-20 TB तक की आपकी हार्ड डिस्क आ चुकी हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो है स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी है। जितनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी आप सोचिए उतनी वर्चुअल मेमोरी का स्पेस भी तो उतना बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आती है हमें टेप ड्राइव। टेप ड्राइव दैट इज अ एक्सटर्नल ड्राइव लाइक दैट अ CD। पहले CD चलती थी, उसके बाद देखिए आप DVD आ गई, आप देखिए उसके बाद पेन ड्राइव आ गई, पेन ड्राइव के बाद आपकी अब पेन ड्राइव कैपेसिटी आप देखिए कितनी आ गई, फिर मेमोरी कार्ड्स आ गए, कई ऐसी चीज़ आ गई टेप ड्राइव में कि उनकी जो है कि जो कॉस्ट उनकी जो है वो मिनिमम होती चली गई कॉस्ट, और कैपेसिटी जो बढ़ती चलेगी। तो इस तरीके से हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमने 3 पॉइंट पे किया है। पहला स्पीड, दूसरा है हमने डिस्क रिलायबिलिटी, और थर्ड इज अ कॉस्ट। इस तरीके से बच्चों आपकी 4th यूनिट जो है डिवाइस मैनेजमेंट की आज खत्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो यूनिट स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू।